Hello students, welcome to Arihant Padaku. Today we shall start up with in-text question of chapter Acid, Base and Salt of class 10th. And we will start with question number 1 which is on page number 18. आज हम पेज नंबर 18 के in-text question से शुरुआत करेंगे. Question number 1 says, you have been provided 3 test tubes. One of them contains distilled water. The other 2 contain acidic solution and basic solutions. Now, how will you identify the contents of each test tube? इसमें आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी हैं. एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है. हमें यह बताना है किस टेस्ट ट्यूब में एसिडिक सॉल्यूशन है, किस टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है और किस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर. तो स्टूडेंट्स, you very well know that जब हम लिटमस पेपर के साथ एसिड या बेस का टेस्ट डिप करते हैं एसिड या बेस में लिटमस पेपर को, तो वी गेट डिफरेंट कलरेशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिटमस पेपर टेकन. फॉर एग्जांपल, इन दिस केस वी शैल स्टार्ट विद बाय टेकिंग रेड लिटमस पेपर. इस क्वेश्चन में हमने रेड लिटमस पेपर लिया, उसको तीनों टेस्ट ट्यूब में हम बारी बारी से डिप करेंगे. रेड लिटमस प्लस डिस्टिल्ड वाटर, अगर कोई ट्यूब है पानी की जो डिस्टिल्ड वाटर, रेड लिटमस प्लस एसिड एंड रेड लिटमस प्लस बेस. ये आप देखेंगे कि इस रेड लिटमस का इन 3 टेस्ट ट्यूब में से किसी एक टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर आएगा और जिस टेस्ट ट्यूब से ब्लू कलर आएगा वह टेस्ट ट्यूब बेस कंटेन करती है, यानी दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स बेस. तो वो टेस्ट ट्यूब हमारी आइडेंटिफाई हो गई एज बेस. नाउ वी आर हैविंग ब्लू लिटमस. तो व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ, अगेन वी शैल टेस्ट दैट ब्लू लिटमस with distilled water and acid. Blue litmus plus distilled water and blue litmus plus acid. इसमें आप देखेंगे जिस टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर होगा वहां कोई रिएक्शन नहीं होगा और जिस ट्यूब में एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा. तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहले वाली टेस्ट ट्यूब में बेस था जिसने रेड को ब्लू किया, दूसरे वाली टेस्ट ट्यूब में एसिड था जिसने ब्लू को रेड करा और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है जिसने दोनों लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं किया उसमें डिस्टिल्ड वाटर है. नाउ वी शैल टेक इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज 22, क्वेश्चन नंबर 1. What this question says, why should curd and sour substances not to be kept in brass and copper vessels? कि हमें क्यों दही और खट्टी चीजें नहीं रखनी चाहिए पीतल और तांबे के बर्तनों में. ये हमारा क्वेश्चन है. We know that curd or sour substances contain acids. कर्ड में भी और जितने हमारे सार सब्सटेंसेस हैं सब में एसिड रहता है. नाउ द नेचर ऑफ दिस एसिड इज टू रिएक्ट विद दैट कॉपर और ब्रास. ब्रास इज एक्चुअली एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, एंड इन बोथ द केसेस वी गेट toxic substances which are unfit for consumption. For human consumption. इस तरीके से जो दही है और खट्टे सब्सटेंस वो कॉपर के साथ या ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, उसमें ये एसिडिक सब्सटेंस जो है इनका रिएक्ट करता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है
और वो टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे रहते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के लिए कंजम्पशन करना अनफिट है, नॉट एडवाइजेबल, दे प्रोड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स. नाउ we shall take up question number 2 in in-text question on page 22. Question number 2 spells which gas is usually liberated when an acid reacts with metal. कौन सी गैस निकलती है जब कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ. इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल. इसको हमें एग्जांपल के साथ दर्शाना है. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस. और किस प्रकार से पता लगाओगे ये गैस वही गैस है जो कि आप इलस्ट्रेशन के साथ बता रहे हैं. We'll have to prove that also. So let us start. We very well know whenever a metal reacts with an acid, and these acids are generally mineral acids, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, and in such cases whenever metal reacts, hydrogen gas is liberated. For example, if we react magnesium with sulfuric acid, we will get magnesium sulfate plus H2 gas. So here H2 gas is being liberated. Now we'll have to illustrate. The illustration is this: magnesium plus sulfuric acid gives me magnesium sulfate plus H2. Now how to prove that this gas is H2? ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये गैस हाइड्रोजन है. अब हम क्या करेंगे, इस गैस हाइड्रोजन को पास करेंगे थ्रू soap solution. This gas is then allowed to pass through soap solution. Soap solution में हमारे बबल्स बन जाएंगे. उस बबल के नजदीक हम एक कैंडल को लेके जाएंगे. कैंडल, बर्निंग कैंडल है जलती हुई, और उसको हम लेके जाएंगे. और जैसे ही हम बबल के पास ले जाएंगे तो बबल बस्ट एंड इस बबल के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होगी विद पॉपिंग साउंड. एक पॉपिंग साउंड निकलेगी. इस प्रकार से ये पता लगेगा कि ये जो पॉपिंग साउंड है ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है. सो इन दिस मैनर वी हैव बीन एबल टू illustrate and prove as well that whenever a metal reacts with acid, hydrogen gas is liberated. Now we shall take up the question number 3 of in-text question on page 33. What the question says? Metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. एक मेटल कंपाउंड ए है जो रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और उससे एफरवेसेंस प्रोड्यूस होते हैं, और जो गैस निकलती है वो गैस एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है. राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड. हमें इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है यदि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज कैल्शियम क्लोराइड. So we very well know that whenever metal carbonates or bicarbonate reacts with dilutes hydrochloric acid, they produce carbon dioxide. Because we also know carbon dioxide is known to extinguish fire. It is also used in fire extinguishers. So the gas being evolved in this case is carbon dioxide. Let us start with the given metal compound A react with HCl dilute to give gas, and this gas extinguishes a burning candle. So, and here also they are given a hint that one of the product form is calcium chloride. So what we'll have to do, we'll have to start with the compound which is carbonate of calcium or bicarbonate of calcium. So let us start with calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. So
this is the compound A. It reacts with hydrochloric acid dilute, and when it reacts with hydrochloric acid dilute, we get a gas evolved which extinguishes fire. Means we are going to get CO2 gas plus CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड. अभी हाइड्रोजन वाला कंटेंट रह गया, तो हाइड्रोजन के कंटेंट के लिए यहां पर हमें वाटर भी मिलेगा. Now we'll have to balance it up. How to balance it up? Here we see there are two chlorides, so 2HCl, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है. Now this equation is a balanced chemical equation. So we have seen that this gas is evolved, this is the product, and one of the byproduct is water in this case. Now we shall take up in-text question number 1 on page 25. The question is, why HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solutions while the solution of compounds like alcohol and glucose do not show the acidic character. ये कहते हैं कि क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के एक्वस सॉल्यूशन में इस तरह का कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाई देता. हाँ, तो इसका आंसर यह है कि इन केस ऑफ HCl एंड HNO3 ionization takes place. मीन्स जब भी हम HCl और HNO3 को पानी में मिलाते हैं तो हम कुछ इस प्रकार का हमें आयोनाइजेशन प्राप्त होता है, H3O प्लस और Cl माइनस, दिस हाइड्रोनियम आयन. It is because of this hydronium ion the acidic characteristic is shown by hydrochloric acid as well as nitric acid. While in case of glucose is C6H12O6, and alcohol, any alcohol we can write it like this, RCH2OH for example. तो ये हमारा ग्लूकोज है और ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला. Whenever we mix them with water, no ionization takes place. And when there is no ionization, and hence there is no question of any acidic character. Next, question number 2, in-text question on page 25. The question is, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? क्यों एसिड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, राइट? तो हियर वी वेरी वेल नो whenever aqueous solution of acid is made, the acid get completely ionized. Acid plus water, if we take, so they get completely ionized. And when they get completely ionized, we get two type of ion. One is cation, another is anion. And these cation and anions move towards their respective electrodes. For example, cation is positively charged. So cation will move towards negatively charged electrode. And negatively charged electron means cathode. And whereas anion is a negatively charged ion which will move towards the positively charged electrode means anode. So let us take the case of HCl. If we take of HCl and we take the ionization of HCl in water, we get H3O plus Cl minus. Hydronium ion
एंड क्लोराइड आयन, ये हमारा कैटायन है एंड क्लोराइड आयन एनायन है। कैटायन क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मींस ये कैथोड की तरफ जाएगा which is negatively charged, and एनायन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ये अपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मींस ये एनोड की तरफ जाएगा। And because of this movement of ions, the electricity is conducted. That's why we are saying whenever we take aqueous solution of an acid, because of the complete ionization of that acid, cations and anions are generated, and because of that very reason, these move towards the opposite electrodes and cause the conduct of electricity. Now we shall take up the question number 3, page 25 of the in-text question side. The question is, why does dry HCl not change the color of dry litmus paper? The question is, dry hydrochloric acid change नहीं करता color dry litmus paper का. So why it happens? Because we have already read in acid ionization takes place in aqueous solution. Since HCl is dry, it does not undergo ionization, and when it does not undergo ionization, it does not make any impact on dry litmus paper. So what should have been the case? If the HCl would have been in aqueous solution, then it should have changed the color of litmus paper, or litmus paper should have been wet with water. अगर wet litmus paper होता water से तो वो dry HCl के साथ react करता, then the color change would have been seen. But in this case both are dry. HCl is also dry and litmus paper is dry, and hence there will be no change in color observed. Now we shall take up the question number 4 on page 25. The question number 4 is, while diluting an acid, why it is recommended that acid should be added to the water and not water to the acid? Means जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को पानी में डालना है, ना कि पानी को एसिड में डालना है. Why? We know when we add water to acid, here we are adding water to acid, means we are diluting the acid, and there occurs a heat of dilution, and this heat of dilution is very high and it makes the overall reaction very much exothermic, and due to that a large amount of heat is liberated, and many times it also breaks that test tube or beaker wherein this dilution is taking place. However, if we are doing the otherwise, means if we have taken water and we are gently adding acid to it, it means we are concentrating water, and because of that very process there is no such liberation of any heat and the acid gets diluted easily. So this is the reason why we always add acid to water rather than water to acid. In question number 5, page 25, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is diluted? किस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ता है जब कोई एसिड का सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं? We very well know that whenever an acid is present in aqueous solution, the hydronium ion is produced like this, H3O plus Cl minus, right? So this is the case, original case. Now if we add more if we add more solvent to it, means water, अगर इस solution में हम और water add करेंगे dilution के लिए, what will happen? This hydronium ion number will remain the same,
its number remains the same, but because of dilution, volume of the solution increases. Volume of solution increases, and when volume of the solution increases, it means the overall number of hydronium ion per unit volume decreases. So that decrease makes the effect on dilution of an acid. In question number 6 on page 25, how is the concentration of hydroxide ions affected when excess base is dissolved in a solution of NaOH? किस प्रकार से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर इफेक्ट पड़ता है जब कोई एक्सेस ऑफ बेस को हम NaOH के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं. In this case, we very well know we are dissolving a base in NaOH, and also we are aware that NaOH is itself a very strong base. NaOH is a very strong base, and when excess of base is dissolved in this strong base, what is going to happen? The overall OH ions will increase. The overall OH ion will increase. It means the concentration of hydroxide ion will be increased when excess of base is dissolved in a solution of NaOH. Why? Because NaOH itself is a very strong base.